औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के कोर्स का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के कुछ डिफिनीशंस किए थे और साथ में हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और इसी तरह सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के जो लॉज थे वो हमने पढ़े थे। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस आज हम करेंगे। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर के बारे में कहना है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ कैपिटल। ऑफ कोर्स इट इज़ अ कैपिटल, ठीक है। क्योंकि जितना कीमती आजकल एक सॉफ्टवेयर है, इतना ही कोई रियल जो एसेट्स हमारे पास होते हैं वो भी इस तरह के कीमती होते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा जो कीमती डेटा होता है, हमारी जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, पूरी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह जो होती हैं उनको मैनिपुलेट करता हो और रन करता है। फॉर दैट रीज़न सॉफ्टवेयर को हम कह सकते हैं कि इट्स अ कैपिटल, जस्ट लाइक अदर कैपिटल्स। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। ऑफ कोर्स ये भी आपको कंफर्म है कि सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, एक प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है। ये हम अगले लेक्चर में फिर डिटेल के साथ वो सब प्रोसेस पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर को हम जो डेवलप करते हैं तो एक प्रोसेस से हम गुजरते हैं। और बिकॉज नॉलेज इज एम्बेडेड इन सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है बेसिकली, नॉलेज के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना, नॉलेज को हमने एम्बॉडी किया होता है, उसके अंदर हमने नॉलेज को एम्बेड किया होता है। और जैसा कि आपको पता है, नॉलेज इज इनिशियली डिस्पर्स्ड, टैसिट, लैटेंट एंड इनकम्प्लीट। इनिशियली वो बिखरा हुआ होता है। वो टैसिट का मतलब ये है कि उसको हम समझ तो सकते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इन्हें ऑलरेडी जो हमें वो नोन होता है लेकिन उसको हम एक्सप्रेस नहीं किया होता। इस तरह लैटेंट होता है, वो खुफिया होता है, मुख्फी होता है, इनकम्प्लीट होता है। बट वंस इट पासिस थ्रू अ प्रोसेस देन इट इज रिफाइंड, क्लीन एंड यूटिलाइज, ठीक है। अब देखिए, हमने एक सॉफ्टवेयर को बनाना है। सॉफ्टवेयर किसी रियल वर्ल्ड ई प्रोग्राम के बारे में हम बोल रहे हैं, तो किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हमने कंप्यूटराइज करना होता है। अब चूंकि सॉफ्टवेयर हमारे पास एक कंपनी, एक बिजनेस का के रिलेटेड जो नॉलेज होता है उसको उसमें हमने एम्बॉडिड किया होता है। फॉर दैट रीज़न हमने इस नॉलेज को प्रोसेस के थ्रू रिफाइन करना होता है। इनिशियली जिस तरह हमारे पास नॉलेज, हम जब स्कूल में पढ़ते हैं या हम मदरसे में पढ़ते हैं तो कई सारे स्टेज से गुजरते 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 हम अपने नॉलेज को बिल्डअप कर रहे होते हैं। इनिशियली हमारा नॉलेज डिस्पर्स होता है, फिर उसको जो है ना हम और इस तरह से कलेक्ट करते हैं, उसको हम रिफाइन करते हैं, उसको हम लिखते हैं, उसको हम मॉडल करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस से जो हम गुजरते हैं, हम बेसिकली नॉलेज ऑब्टेन कर रहे होते हैं। इसी तरह हमने सॉफ्टवेयर के अंदर चूंकि एम्बॉडिड करना है नॉलेज, तो सॉफ्टवेयर ने भी एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसमें हमने नॉलेज को ग्रेजुअली 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 कोड के ऊपर लाना होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे पास क्या है, एक आइटरेटिव प्रोसेस है। मतलब इसको हमने एक बार जो है ना शुरू करके करके कंप्लीट नहीं करते, बल्कि इसको हम बार बार साइकिल में घूमते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीमेंटली उसको परफेक्शन की तरफ लेते जाते हैं। स्प्रिंग की तरह हम घूमते हैं, स्प्रिंग की तरह हम घूमते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं, फिर रिफाइन करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर रिफाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट्स गेन करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, इवेंचुअली हमारे पास एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर बन जाता है। विद एवरी अल्ट्रेशन मोर परफेक्ट एंड हाई क्वालिटी इज अटेंड, ठीक है। मोर परफेक्ट, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर को, हम बेस्ट सॉफ्टवेयर को हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हाई क्वालिटी हम ऑब्टेन करते हैं जब यूं ही हम एक एक अल्ट्रेशन से गुजरते हैं, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होती है वो बढ़ती जाती है। व्हाट इज इनकॉर्पोरेटेड इन एवरी नेक्स्ट आइट्रेशन। अच्छा, अब हर साइकिल में, हर लूप में हमने क्या इनकॉर्पोरेट करना होता है, इज मोर रिफाइंड एंड क्लियर रिक्वायरमेंट्स गैदर फ्रॉम द यूजर। हर साइकिल में जैसे हम घूमते हैं तो न्यू रिक्वायरमेंट्स जो हम यूजर से गैदर करते हैं, यूजर हमें उसके बारे में फीडबैक देता है। एग्जिस्टिंग जो हमने इंक्रीमेंट बनाया होता है उसमें कुछ खामियां या कुछ उसमें कुछ एडिशनल चीजें जो होती हैं उनके बारे में हमें यूजर बताता है कि ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो उनको हम मिटा के या उनको फिर हम एग्रेंडाइज करके हम नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट होता है वो हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक अल्टरनेटिव प्रोसेस है जिसके तहत हम यूजर की रिक्वायरमेंट से सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ टास्क और एक्टिविटीज एंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल अमंग द टास्क टू गेट अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर।
बार बार हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर की बात आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कौन कौन से सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ टास्क। सॉफ्टवेयर प्रोसेस अब क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो हमारे पास टाइटल था आज का जो मैं आपको करने जा रहा हूं, तो उसकी डिफिनीशन हमारे पास कि ये एक्टिविटीज या कुछ कामों का एक फ्रेमवर्क है। उसके अलावा क्या है? एंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल एमंग द टास्क, कि कौन सा काम कब करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन कौन से काम पैरेलल में करने हैं, ठीक है। और ये सब चीजें हम किस लिए करते हैं? ताकि हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर गेट कर सकें, सही है। तो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज, वो कामों का मजमुआ और उन कामों का आपस में तरतीब, जिनको करने की वजह से हम एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर अटेन कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस है। फिर हमारे पास है सॉफ्टवेयर प्रोसेस डील विद द सेट ऑफ एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड एंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ कंडक्टिंग देम, ठीक है। वाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके फिर टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दरमियान जो फ़र्क है वो यहाँ पर वाज़ेह होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसेट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ब्रॉड चीज़ है, उसमें हम मैनेजरियल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स दोनों को स्टडी करते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कब और कैसे करनी है उनसे ताल्लुक है। लिहाजा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ब्रॉड स्कोप है, उसके अंदर फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होते हैं, सॉरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क का, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज द फाउंडेशन लेयर अपॉन विच टेक्नोलॉजी रेस्ट। प्रोसेस इंतहाई लाजमी चीज़ है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि इस आज के लेक्चर में हमने टोटली जो है ना सॉफ्टवेयर के प्रोसेस के बारे में ही बातें करनी है। और इसके अलावा आपको कुछ, आप लोगों को कुछ मैं रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी दूंगा, वहाँ पर आप जाके मजीद स्टडी कर पाएंगे। तो प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है ना एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव चीज़ है, इसको समझना होगा। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज द फाउंडेशन लेयर अपॉन विच टेक्नोलॉजी रेस्ट। प्रोसेस बुनियादी चीज़ है, हमारे पास पीपल है, हमारे पास टूल्स हैं, और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मेथड्स हैं। इन तीन चीज़ों को इंटीग्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोसेस की है, ठीक है। पीपल, टेक्नोलॉजी या टूल्स और मेथड, ये तीन चीज़ें हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब इन चीज़ों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, इनको जो एडहर करना है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिहाजा इस सॉफ्टवेयर प्रोसेस के ऊपर ये फाउंडेशन लेयर है, क्योंकि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेयर्ड अप्रोच से स्टडी करें तो जो बुनियादी लेयर होगी वो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस होगा। But process framework defines all those activities which are common in development of any kind of software. वो तो ठीक है। अब हमारे पास प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कॉमन होंगी हर किस्म के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, सही है। अब डेफिनेटली कि हमारे पास दो तीन सॉफ्टवेयर हैं, तो ऐसा होगा कि इनमें कुछ एक्टिविटीज कॉमन होंगी, कुछ ये होंगी कि स्पेशल होंगी, एक के रिलेटेड, दूसरे के रिलेटेड, तीसरे के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो तीनों में कुछ एक्टिविटीज जो है वो कॉमन होंगी और कुछ एक्टिविटीज होंगी वो जो सेपरेट होंगी। तो जो सेट ऑफ एक्टिविटीज होंगी उनको हम फ्रेमवर्क कहेंगे, प्रोसेस फ्रेमवर्क कहेंगे। दीज आर कॉल्ड अम्ब्रेला एक्टिविटीज, उनको हम अम्ब्रेला एक्टिविटीज कहें, ठीक है। तो प्रोसेस के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनको हम प्रोसेस फ्रेमवर्क कहते हैं, और उनको हम फिर उन एक्टिविटी को हम ये भी कह सकते हैं कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर का जो अल्टीमेट गोल होता है वो हाई क्वालिटी अटेन करना होता है। अब ये क्वालिटी कैसे अटेन होगी? इसके लिए जो बुनियादी चीजें जो फॉलो करनी है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है। प्रोसेस एज सेकंड लेयर हम कह सकते हैं, बल्कि क्योंकि हमने क्वालिटी तो अटेन करनी है, तो अगर हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस हमारे पास फर्स्ट लेयर हो गई। उसके बाद हमारे पास मेथड्स होते हैं, और उसके बाद हमारे पास टूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो फाउंडेशन लेयर है वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर प्रोसेस की, उसके ऊपर लाई करते हैं मेथड्स, टूल्स वगैरह, सही। मोर रिफाइन करके आप यहां पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या चीज़ है, एक ब्रॉड चीज़ है, ठीक है। उसके अंदर फिर प्रोसेस फ्रेमवर्क है। प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर क्या है? डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी
अप टू सो n। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये कोई मतलब स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ नहीं है, बल्कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो जेनेरिक हैं और जो हर सॉफ्टवेयर के अंदर होंगी। हर सॉफ्टवेयर के लिए ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी, अगरचे इनका जो मीनिंग, इनकी जो मीनिंग होगी वो एब्स्ट्रैक्शन के लिहाज से डिफरेंट होगी, लेकिन काम वही होगा। आगे हम इनको डिटेल से समझेंगे। अच्छा, अब वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो हमने सॉफ्टवेयर बनाते हुए फॉलो करनी है, और वो 5 जो बुनियादी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं जो हर किस्म के सॉफ्टवेयर में आपने फॉलो करनी है। वो कौन से काम हैं जो आपने हर किस्म सॉफ्टवेयर बनाने में करने हैं। तो उसमें हमारे पास पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा हमारे पास है प्लानिंग, तीसरा हमारे पास है मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन है, और इसी तरह हमारे पास है डिप्लॉयमेंट। तो ये 5 जो है इनको हम जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कहते हैं। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं। उसमें हम इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, उनमें हम क्वेश्चनर देते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उस सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग में हम एस्टिमेशन लगाते हैं कॉस्ट का, कि हमें कितनी इसका मैन पावर चाहिए होगा, ठीक है। इस तरह जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इस तरह टाइम है, इस तरह टाइम टेबल बनाया, स्केड्यूल बनाना, तो ये सारी चीज़ हमारे पास प्लानिंग के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास मॉडलिंग है। तो मॉडलिंग में हमारे पास 2 काइंड्स की चीज़ें हैं। एक को हम एनालिसिस कहते हैं और एक को हम डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। एनालिसिस और डिज़ाइन, ठीक है। तो एनालिसिस और डिज़ाइन हमारे पास 2 बुनियादी एक्टिविटीज़ हैं जो हम मॉडलिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डिज़ाइन। ये टच मोबाइल से है तो थोड़ा मुश्किल से हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, एक्चुअल कोडिंग जो होती है और उसका इंटीग्रेशन वगैरह वो चीज़ें। डिप्लॉयमेंट में हमने फिर क्या करना हुआ है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है, उसको एवेलुएट करना होता है, वैलिडेट करना होता है, उसको इंस्टॉल करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन उसकी करनी होती है, और पोर्टेबिलिटी वगैरह डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें हैंड ओवर करनी होती हैं। तो ये हमारे पास 5 जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हुए हमें इनको फॉलो करना होगा। These activities are common to every software project, ठीक है, any type of, that's why they are called generic framework activities। generic हैं, ये कोई specific नहीं है, generic हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए applicable हैं। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, besides them there are other framework activities slightly overlapping with them। इनके अलावा हमारे पास कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं जो इनके साथ ओवरलैप करती हैं, लेकिन उनकी अहमियत की वजह से उनको सेपरेट एक्टिविटीज़ के नाम दिए गए हैं। वो भी जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन जो 5 हैं इनमें वो कहीं ना कहीं एडजस्ट तो कर रही होती हैं, लेकिन उनको हमने थोड़ा पॉइंट आउट करना होता है इस वजह से कि उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो हमारे पास ये हैं, ये 8 हमारे पास हैं। फर्दर एक्टिविटीज़, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट हो गया हमारे पास, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू हो गया, मेजरमेंट हो गए, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गया, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट हो गया, वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। तो ये हमारे पास 8 जो एक्टिविटीज़ हैं, ये और एक्टिविटीज़ मज़ीद, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोइंसाइड कर रही होती हैं जो हमारे पास ये जो 5 एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर मैंने आपको बताई हुई हैं, इनमें किसी न किसी के साथ तो फिट कर रही होती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट वन के बारे में देखते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। इसका क्या मतलब है? ट्रैकिंग किसे कहते हैं? ट्रैकिंग किसी काम को उसकी प्लानिंग के मुताबिक चेक करना कि आया ये काम उस प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है या नहीं, या किसी चीज़ को टाइम टेबल के मुताबिक चेक करना कि ये काम टाइम टेबल के एन मुताबिक चला या नहीं, जिसको ट्रैकिंग कहते हैं। और कंट्रोलिंग, टू असिस्ट द प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट प्लान।
असेस द प्रोग्रेस, कि जो हमें काम कर रहे हैं उसमें जो प्रोग्रेस हो रही है वो उसको हम किसी प्रोजेक्ट प्लान के अगेंस्ट, ठीक है, द प्रोजेक्ट प्लान के अगेंस्ट एंड शेड्यूल, और उसका जो टाइम टेबल है उसके अगेंस्ट क्या टाइम टेबल में हमने जो काम करना था वो किया है नहीं किया, ठीक है, वगैरह। एंड टेक नेसेसरी एक्शंस टू मेंटेन शेड्यूल, और ज़रूरत पड़ेगी तो हमने और वो ज़रूरी जो कंट्रोल के एक्शंस है वो लेने हैं ताकि हमने शेड्यूल के मुताबिक चल सकें, सही। तो ये हमारे पास होगी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल टू असेस द प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट प्लान एंड शेड्यूल एंड टेक नेसेसरी एक्शन टू मेंटेन शेड्यूल। दूसरा हमारे पास जो रिस्क मैनेजमेंट है वो क्या है, असेस, प्रिवेंट एंड कंट्रोल द रिस्क दैट मे अफेक्ट द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट और इट्स क्वालिटी। ऐसे रिस्क को हमने क्या करना है, असेस करने हैं। अगर हम उसको असेस कर लेते हैं उसके बाद उसको प्रिवेंट करने हैं, उसको रोकने हैं, और उन रिस्क को जो हमारे जो प्रोजेक्ट का आउटकम है या जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है उसको अफेक्ट कर सकता है, उसको मुतासिर कर सकते हैं। तो इस किस्म की जो रिस्क होंगे उनको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ये हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक काफ़ी लेंथी चैप्टर है जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अब ऑफ कोर्स हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पढ़े हुए हैं जो IEEE और ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक दिए हुए हैं। उन चीज़ों को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसमें डिफाइन एंड कंडक्ट एक्टिविटीज या हम एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं रिक्वायर्ड टू इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए जो एक्टिविटीज हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको इंश्योर करना क्या कहता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा, जो फोर्थ हमारे पास है वो है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू क्या चीज होती है, assess incremental work products and remove errors, कि जो assess incremental work product जो होता है and remove errors if any so that they don't propagate next level and its severity increase। ये होती है कि हमारे पास जो हम प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे होते हैं, उनको मे बी इंक्रीमेंट के फॉर्म में, यूजुअली हम इंक्रीमेंट के फॉर्म में बना रहे होते हैं कि जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर एक इंक्रीमेंट जो है ना पिछले से अच्छा और बेहतर होता है। अब फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू में यह होता है कि एक प्रोसेस के अंदर हम काम कर रहे होते हैं और अगर हमारे पास प्रोसेस के इनिशियल स्टेजेस में या दरमियान में कहीं ऐसी एरर हो जो अगर प्रोपेगेट करती जाए तो उससे आगे क्या होगा, एक तो नेक्स्ट लेवल जो है ना ऑलरेडी खराब होगा और उसकी सेवेरिटी जो है ना एरर की वो भी बढ़ती जाएगी। हमें फिर बाद में उस एरर को फाइंड करना और उसको फिक्स करना बहुत मुश्किल होगा। तो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के ज़रिए हम जो काम होता है उसको एक बार फिर से मैट्रिसेस के ऊपर चेक करते हैं कि क्या इनमें से ऐसा कोई काम रहता है जो हमारे पास बाद में प्रॉब्लम लाएगा और जो बाद में उसकी सिवियरिटी बढ़ जाएगी, फिर उसको हम हल नहीं कर पाएंगे। तो वक्त के साथ साथ जो काम हो चुका है उसको चेक करना कि क्या इस काम की गलती कहीं आगे हमारे लिए प्रॉब्लम बन ना जाए, उसको हम कहते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। और फिफ्थ हमारे पास है मेजरमेंट। मेजरमेंट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड से SPM से रिलेटेड है कि मैट्रिक्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू मीट द कस्टमर नीड बेस्ड ऑन द क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि हमने तो कस्टमर की नीड को मीट करना है, हमने कस्टमर की नीड को मीट करना है क्वालिटी प्रोडक्ट से। अब उसके लिए हमारे पास कुछ मेजरमेंट तो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सॉफ्टवेयर ये बहुत हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, अच्छा तो इसकी क्वालिटी कितनी है, एक सब्जेक्टिव चीज, इस तरह सब्जेक्टिव नहीं रहना चाहिए। हमारे पास मैट्रिसेस हैं जिनके जरिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो यूजिबिलिटी वो इतनी है, फंक्शनलिटी इतनी है, लर्नेबिलिटी इतनी है। उन मैट्रिसेस की बेस को जो है ना हम यूज करके कस्टमर की नीड असेस कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी असेस कर सकते हैं। लिहाजा मेजरमेंट हमने करना होता है हर सॉफ्टवेयर के लिए कि इसकी करंट क्वालिटी क्या है वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। मैनेज ऑल दोज इफेक्ट्स दैट अकर ड्यू टू एनी चेंज इन द डेवलप्ड प्रोजेक्ट। अच्छा, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में यह होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक जगह में सॉफ्टवेयर में चेंज कर लेते हैं तो उसकी वजह से वो जगह ट्रेस करना जहां पर ये चेंज असरअंदाज हुई होगी, तो उन जगहों को फाइंड करना और वहां पर इस चेंज को क्या करना, रिफ्लेक्ट करना, ट्रेस करना, ये होता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सही, सॉफ्टवेयर में एक जगह पे चेंज हो गई,
उस चेंज की वजह से इट इज पॉसिबल, क्योंकि इंटरलिंक्ड मॉड्यूल होते हैं, कि दूसरे मॉड्यूल में तीसरे मॉड्यूल में कहीं ना कहीं पर तो असर पड़ता होगा। तो उन जगहों को फाइंड करना और उनको फिर ठीक करना, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आता है। और उसके बाद हमारे पास है रीयूजेबिलिटी। ठीक है, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट। रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट में होता है कंपोनेंट दैट कैन बी रीयूज इन अदर प्रोजेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, ठीक है, एंड रीयूज्ड कंपोनेंट्स यूटिलाइज इन द। अच्छा, रीयूजेबिलिटी ये होता है कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हमने पास्ट में कुछ इस तरह प्रोजेक्ट, सिमिलर प्रोजेक्ट्स किए होते हैं। उन सिमिलर प्रोजेक्ट्स के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, कोड हमारे पास पड़ा होता है। तो उस एग्जिस्टिंग कोड को उठा के और न्यू प्रोजेक्ट की डिफरेंट जगहों पर रखना, ये एक रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट है। या ये भी मुमकिन है कि अभी जो करंट हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, शायद वो पहले से नहीं हुआ, लेकिन उसके जो मॉड्यूल्स हैं उनको हम सेफली एक मैनेज तरीके से, बेहतरीन तरीके से सेव कर लेते हैं, कि बाद में अगर हमें कोई दूसरा प्रोजेक्ट इस तरह का मिले तो हमें पता लगे कि कौन सा मॉड्यूल कहाँ पर फिट हो सकता है। तो इसको हम रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट कहते हैं, कि एग्जिस्टिंग कोड, मॉडल्स या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन या कोई डेटाबेस कोई पार्ट वगैरह, उसको हम बाद में कहां पर यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट में आता है। फाइनली हमारे पास इसमें है वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन, ठीक, एंड प्रोडक्शन। वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? प्रोड्यूसिंग ऑल नेसेसरी थिंग्स रिक्वायर्ड विद अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को हम जब हैंड ओवर करते हैं तो उसको, उसके साथ जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो भी हमने क्या करनी है? हैंड ओवर करनी है। इट इज़ पॉसिबल कि उस प्रोजेक्ट के साथ हमने कुछ हार्डवेयर या कुछ डिवाइसेस का भी कहा था, हमें कहा गया था, जैसे बायोमेट्रिक का कोई डिवाइस है, कोई कैमरा वगैरह है, एक्सटर्नल कैमरे हैं वगैरह, CCTVs हैं, हार्ड कॉपीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, CD की फॉर्म में है, जो मॉडल्स उनको चाहिए कहीं पर। तो इस तरह की जो सब चीज़ें हम हैंड ओवर करते हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। ये चीज़ें भी हैं। तो ये 8 जो एक्टिविटीज़ हैं, ये भी जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ ही हैं, जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ ही हैं, लेकिन इनको हमने हाईलाइट इसलिए किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब लाई करते हैं, ऊपर हमारे पास जो 5 जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनमें ये भी लाई करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो है, इनको फोकस करने का मतलब इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, CMMI के नाम से पहचाना जाता है। क्या चीज़? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, SEI मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, हैज़ डेवलप्ड अ प्रोसेस मीटा मॉडल, अच्छा, that predicates certain system and software engineering capabilities that must be present as the organizations reach different levels of process of capability and maturity। क्या चीजें हैं? उसने एक प्रोसेस मीटा मॉडल बनाया है। अच्छा, तो प्रोसेस मीटा मॉडल क्या मतलब है? प्रोसेस मीटा मॉडल का ये मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक अपना प्रोसेस बनाए, ठीक है, अपना एक प्रोसेस कोई बनाए, तो उसके लिए कौन सा मॉडल फॉलो करेगा? यानी एक प्रोसेस बनाने के लिए, एक प्रोसेस अपनाने के लिए, एक प्रोसेस को मैच्योर बनाने के लिए शायद कौन सा कोई मॉडल, कोई तरीका अपनाना होगा, और वो जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने हमें CMMI की शक्ल में दिया हुआ है। अच्छा, इसमें क्या होता है? हाउ ऑर्गेनाइजेशन फ्री हैंड होता है स्टार्ट में, कि वो स्टार्ट में वो कोई भी प्रोसेस अपना लेता है, लेकिन अपने प्रोसेस को वो मैच्योर करता रहता है, उसको एनहांस करता रहता है, उसको कैपेबल करता रहता है। तो इस डिफिनीशन पर जरा गौर करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा मीटा मॉडल तैयार किया है जिसको हम प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं। दैट प्रेडिकेट्स सर्टेन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। क्या कर लेता है? जो सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कुछ कैपेबिलिटीज को प्रेडिकेट्स करता है, मतलब उसको लेता है। दैट मस्ट बी प्रेजेंट, कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज जो जरूर हों, कहां पर? एज द ऑर्गेनाइजेशन रीच डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड मैच्योरिटी। एक प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो किया है, उसको वक्त के साथ साथ उस पर काम हो रहा है, तो उस वो प्रोसेस मैच्योरिटी और कैपेबिलिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं, उनको
उन चीज़ों को लिए जो कैपेबिलिटीज़ जो हमें प्रेजेंट की जाती हैं वो हमारे पास क्या है, CMMI है। एक बहुत वास्ट है, तकरीबन 500 डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल ये एक डॉक्यूमेंट है। इसका जो वर्जन 3 अभी आया हुआ है, कई सारे वर्जन में 1993 में जो सॉफ्टवेयर के लिए महसूस था तो हम उस तक स्पेसिफिक रहेंगे, लेकिन अभी करंटली जो है ना ये 3 पॉइंट समथिंग वर्जन में आया हुआ है, 3.1 में शायद। Software engineering student asserts that an organization should develop a process model that conforms to the CMMI guidelines. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस बना रहा है और उसको मैच्योर बना रहा है, उसको अच्छा बेहतरीन बना रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ACI कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करने हैं, CMMI की गाइडलाइंस को फॉलो करने हैं, उनको कंफर्म्स करने हैं। दिस मीटा मॉडल इज इन 2 वेज। अब ये मीटा मॉडल जो है ना जो मेन कैटेगराइजेशन इसकी वो 2 हैं, इन 2 काइंड्स का है। एक कंटिन्यूस मॉडल है, एक स्टेज मॉडल है, ठीक है। कंटिन्यूस मॉडल को हम कंटिन्यूस मीटा मॉडल डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन 2 डायमेंशंस। पूरे प्रोसेस को 2 डायमेंशन में देखता है। क्या? ईच एक्टिविटी इज असिस्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक गोल्स एंड प्रैक्टिसेस। स्पेसिफिक गोल्स और स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो स्पेसिफिक गोल्स और स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस जो है हमारे पास क्या हैं, इस कंटिन्यूअस मीटा मॉडल के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एंड इज रेटेड अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी लेवल्स। और फिर हर जो हमारे पास एरिया होता है, जो प्रोसेस एरिया होता है, उसको एक कैपेबिलिटी लेवल के अगेंस्ट देखा जाता है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। उसके लिए फिर हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक काम करने के लिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, 5-6 एक्टिविटीज़ हैं। हर एक्टिविटी के अगेंस्ट जो हैं फिर सर्टन सब एक्टिविटीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। तो जो बेस एक्टिविटीज़ होंगी उनको हम स्पेसिफिक गोल्स कहेंगे, एंड प्रैक्टिसेस जो हमारे पास प्रैक्टिकली हम उनको कंडक्ट करेंगे। आगे हम डिटेल से करते हैं। अच्छा, ये अब देखिए हमारे पास वो लेवल्स हैं, हमने कहा कि ना अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी लेवल्स। अभी हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैपेबिलिटीज हैं। पहला लेवल जो है लेवल नॉट, उसको हम इनकम्प्लीट लेवल कहते हैं। द प्रोसेस एरिया इज इधर नॉट परफॉर्म्ड और डजंट अचीव ऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय CMMI फॉर लेवल 1 कैपेबिलिटी। ये हम कहते हैं कि वो पार्शियली हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई प्रोसेस एरिया यानी कोई एक्टिविटी, प्रोसेस एरिया हमारे पास ये होता है कि एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। हर एक्टिविटी को हम प्रोसेस एरिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, प्लानिंग, ये हमारे पास एक्टिविटीज हैं, उनको हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, मॉडलिंग है, कंस्ट्रक्शन है और डिप्लॉयमेंट है। तो ये 5 हमारे पास जो है इनको हम प्रोसेस एरियाज कहेंगे, और ये हम पूरा प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा। अब हर एक उसके लिए जो है is either not performed or doesn't achieve all goals and objective defined by CMMI for level 1। लेवल 1 के लिए जो चाहिए, जो लेवल जो गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव्स चाहिए वो पूरे नहीं हो रहे, या उसको किया ही नहीं गया। मतलब कम्युनिकेशन पर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल किया ही नहीं। अगर वो नहीं किया गया ऑल टुगेदर तो हम कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट है, और उसको हम लेवल नॉट कहेंगे एक एक्टिविटी को। दूसरा हमारे पास परफॉर्म कहूंगी, ऑल द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ द प्रोसेस एरिया हैव बीन सेटिस्फाइड। उसके जो स्पेसिफिक गोल्स होंगे उस प्रोसेस एरिया के, वो सारे हो चुके होंगे। सॉरी, ऑल द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ द प्रोसेस एरिया हैव बीन सेटिस्फाइड। वर्क टास्क रिक्वायर्ड, अच्छा, ऑल द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ द प्रोसेस एरिया हैव बीन सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस एरिया के स्पेसिफिक गोल्स होंगे, वो आप हम बताएंगे स्पेसिफिक गोल क्या मतलब है उसका, तो वो सारे हो चुके होंगे। वर्क टास्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिफाइंड वर्क प्रोडक्ट आर बीइंग कंडक्टेड, ठीक है। वर्क टास्क जो रिक्वायर्ड होते हैं टू प्रोड्यूस डिफाइंड वर्क प्रोडक्ट आर बीइंग कंडक्टेड, वो जो बुनियादी काम हैं वो सारे किए जा चुके होंगे। इस तरह हमारे पास लेवल 2 है जिसको हम मैनेज कहते हैं। ऑल लेवल 1 क्राइटेरिया हैव बीन सेटिस्फाइड। लेवल 1 की जो जितनी भी क्राइटेरिया थी वो सेटिस्फाई हो चुकी होंगी, और उसके साथ ऑल वर्क एसोसिएटेड विद द प्रोसेस एरिया कन्फर्म्स टू द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड पॉलिसी। जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होगी, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन की डिफाइंड पॉलिसी होगी उनको कंफर्म करेगा जो प्रोसेस एरिया है, ठीक है। एक प्रोसेस एरिया के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हों, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के मुताबिक हैं कि नहीं,
इसी तरह हमारे पास all required resources have been provided to people and the work is monitored. जो काम करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो लोगों को प्रोवाइड किए जा चुके होंगे और उनके काम को मॉनिटर किया जाएगा, तो हम कहेंगे ये मैनेज्ड है। लेवल 3 हमारे पास जो है उसको हम डिफाइन कहते हैं। ऑल लेवल 2 क्राइटेरिया हैव बीन सेटिस्फाइड। लेवल 2 तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी क्राइटेरिया हैं वो सेटिस्फाई हो चुकी होंगी। प्रोसेस इज tailored या customized from the organization's set of standard processes according to the organization's tailoring guideline and contributes work product, measure and other process improvement information to the organization process asset. अच्छा, दूसरी क्या बात है, प्रोसेस को टेलर किया जाएगा, उसको कस्टमाइज किया जाएगा किसके मुताबिक, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के तयशुदा स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसेस के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके जो गाइडलाइंस हैं उनकी तह जो है ना हमने अपने प्रोसेस को टेलर करना होता है, उसको कस्टमाइज करना होता है, ठीक है। और क्यों, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि ये जो प्रोसेस है कंट्रीब्यूट कर सके वर्क प्रोडक्ट में, मेजर में, जो मेजरमेंट हमारे पास है, जो मैट्रिसेस हैं, एंड अदर प्रोसेस इंप्रूवमेंट इंफॉर्मेशन, और प्रोसेस को टेलर करने वाली जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनके मतलब टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट। मतलब अगर प्रोसेस में कोई चेंज आएगी तो कौन से प्रोसेस, कौन से प्रोजेक्ट में, प्रोसेस में कौन कौन सी चेंजेस लाई हैं, इनको वो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास सेव कर लेगा। लिहाजा वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस एसेट, हम उसे कहेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस एसेट है। ये जो प्रोसेस उसने हासिल किया है, ये प्रोसेस बसाते खुद एक प्रोसेस से पास हुआ है, जिसके बाद ये रिफाइन हुआ है, कस्टमाइज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के मुताबिक, और ये एक परफेक्ट या मेच्योर प्रोसेस है, तो उसको प्रोसेस एसेट हम कहेंगे। लेवल 3 हमारे पास। फोर्थ जो हमारे पास है वो लेवल 4 क्वांटिटेटिव मैनेज्ड है, क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड। ऑल लेवल 3 क्राइटेरिया हैव बीन सेटिस्फाइड, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस एरिया इज कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर क्वांटिटेटिव असेसमेंट compared with benchmark objective defined by the organization। ये हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। इसकी वजह से हमारे पास जो प्रोसेस एरिया होते हैं उसकी जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको क्वांटिटेटिवली असेस किया जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कुछ तो ऐसे काम होते हैं कि हो गया, यस नो की परमिट, कुछ ऐसा होता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल पर होता है कि कितना बेहतर हुआ है, गुड है, एक्सीलेंट है, फेयर है वगैरह। तो उस लिहाज से इनको हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं कि कितना वो बेहतर है। कंपेयर विद द बेंचमार्क एक्टिविटीज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए एक बेंचमार्क रखा होता है, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए एक बेंचमार्क रखा होता है, एक स्टैंडर्ड रखा होता है अपने उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना उन्होंने प्रोसेस एरिया की जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज थी उनको मैप करना होता है कि उसमें वो कितनी हद तक जो है ना सेटिस्फाइड है। फाइनली हमारे पास एक क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड जो एक नया लेवल है, उसमें ये होता है कि लेवल 4 तक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो मीट हो चुकी होंगी, और प्रोसेस एरिया जो है ना वो क्या होगा, एडॉप्टेबल होगा टू क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स टू मीट चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव द एफिकेसी ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसमें जो चेंजेस होंगी उन चेंजेस को हमने स्टैटिस्टिकली, यहाँ पर जो क्वांटिटेटिवली का मतलब है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिकली उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्टैटिस्टिक उसको मॉडल कर सकते हैं कि उन चेंजेस को मैप करना, उन चेंजेस को प्लॉट करना, ये सब चीज़ें जो है ना हम इस लेवल पर करेंगे। अगर इस लेवल पर वो सब चीज़ें हो गई हैं तो हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस एरिया जो है ये लेवल 5 पर है, ठीक है। अच्छा, CMMI डिफाइंस ईच प्रोसेस एरिया इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गोल एंड स्पेसिफिक प्रैक्टिस। तो ये दो चीजें मैंने स्टार्ट में भी कही थी कि CMMI जो डिफाइन करता है ईच प्रोसेस एरिया इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गोल्स एंड स्पेसिफिक प्रैक्टिस। अब स्पेसिफिक गोल क्या चीज होगा, जो हम अभी तक डिस्कस तो कर चुके हैं लेकिन पार्टिकुलर डिफाइन नहीं किया। तो स्पेसिफिक गोल्स एस्टैब्लिश द कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट मस्ट एग्जिस्ट फॉर अ प्रोसेस एरिया टू बी इफेक्टिव। स्पेसिफिक गोल क्या होते हैं, एस्टेब्लिश कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज
वो खासियतें बतौरी सेटअप एक्टिविटीज के दैट मस्ट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करेंगी फॉर अ प्रोसेस एरिया टू बी इफेक्टिव। एक प्रोसेस एरिया इफेक्टिव कब होगा, उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, कौन कौन से सब एक्टिविटीज चाहिए, ठीक है। इसी तरह देयर आर जस्ट स्मॉल एक्टिविटीज विद इन प्रोसेस एरिया। ये हम उसको इस तरह भी ले सकते हैं कि बेसिकली ये जो है हमारे पास प्रोसेस एरिया के अंदर, जो प्रोसेस एरिया बजाते खुद एक एक्टिविटी है, उसके अंदर जो छोटी सब एक्टिविटीज होंगी उनको हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक गोल्स हैं। ये स्पेसिफिक गोल्स हैं, ये उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस जो है रिफाइन अ गोल इनटू अ प्रोसेस रिलेटेड एटॉमिक एक्टिविटीज। अब अगर उस एक्टिविटी को हम मजीद छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं तो उनको हम स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस कहते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। दे आर स्मॉल प्रैक्टिकल एक्टिविटीज विद इन स्पेसिफिक गोल फॉर ईच प्रोसेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में हम कहते हैं कि क्वालिटी एनहांसमेंट सेल है सब, फॉर एग्जाम्पल। तो क्वालिटी एनहांसमेंट सेल को हम कह सकते हैं ये एक प्रोसेस एरिया है। अगर हमने पूरी जो है ना एजुकेशन सिस्टम एक साल को, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम के लिए हम ले रहे हैं कि एक साल को हमने एक प्रोजेक्ट के तौर पर लेना है, तो उसके अंदर क्वालिटी एनहांसमेंट सेल जो हमारे पास उसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी उनको हमने एक प्रोसेस एरिया में रखना होगा। फिर उसकी जो जो सब एक्टिविटीज़ होंगी, फॉर एग्जांपल एकेडमिक में उन्होंने क्या किया, क्या इनोवेशन उन्होंने लाई वगैरह, क्या कौन सा रिसर्च उन्होंने किया, कौन सी ट्रेनिंग्स वगैरह उन्होंने दी, तो ये सब एक्टिविटीज जो होंगी इनको हम कहेंगे स्पेसिफिक गोल्स हैं। अब उनको जो करने हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि टीचिंग क्वालिटी की बेटर करने के लिए ये एक हमारे पास स्पेसिफिक गोल है। उनके लिए उन्होंने ट्रेनिंग किया, उनके लिए मीटिंग्स किए, इंटरव्यूज़ किए, असेसमेंट किए वगैरह वगैरह। तो ये जो छोटे प्रैक्टिकल काम होते हैं स्पेसिफिक गोल को करने के लिए, उनको हम कहते हैं स्पेसिफिक गोल्स, सॉरी स्पेसिफिक प्रैक्टिस। अच्छा, in addition to specific goals and specific practices, CMMI has also developed generic goals and related practices. CMMI ने हमें जो 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 एक जेनेरिक गोल का लिस्ट दिया हुआ है और रिलेटेड प्रैक्टिसेस हमें दिए हुए हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, और फॉर ईच ऑफ द 5 जेनेरिक गोल्स इज करस्पॉन्डिंग टू ईच लेवल ऑफ CMMI। अब जो हमें उन्होंने जेनेरिक गोल्स के जो जेनेरिक गोल्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट गोल CMMI का लेवल 9 है, सेकंड गोल लेवल 1 है, थर्ड लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। लेवल 4 तक ये हैं क्योंकि बेसिकली 4 लेवल्स ही कंसिडर होते हैं, 5वां फिर एडिशनल है, अभी नया है। तो ईच ऑफ द 5 जेनेरिक गोल्स इज करस्पॉन्डिंग टू ईच लेवल ऑफ CMMI बिसाइड्स स्पेसिफिक गोल्स एंड स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस फॉर अ लेवल to be satisfied, the corresponding generic goal and its practices must also meet। ठीक है। The first generic goal is to meet the base specific case के साथ हम करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जेनेरिक गोल 1 है, जेनेरिक गोल 1 जो हमारे पास सब प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। अच्छा, इस जेनेरिक गोल के अंदर जो हमारे पास जेनेरिक प्रैक्टिसेस हैं वो कई सारे प्रैक्टिस हो सकते हैं। तो जेनेरिक प्रैक्टिस 1 क्या है, परफॉर्म बेस प्रैक्टिसेस। और जो हमारे पास जेनेरिक 2 है, जेनेरिक गोल 2 है हमारे पास, वो है इंस्टीट्यूशनलाइज मैनेज प्रोसेस। उसकी हमारे एक्टिविटी है एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, प्लान द प्रोसेस, प्रोवाइड रिसोर्सेज, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रेन पीपल, मैनेज कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास फिर प्रैक्टिसेस हैं। GP मतलब जेनेरिक प्रैक्टिस। 7 ये 8 हो गया, आइडेंटिफाई एंड इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स। इस तरह मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोसेस, ऑब्जेक्टिवली एवेल्युएट एडहेरेंस एंड रिव्यू स्टेटस विद हाई लेवल मैनेजमेंट। अच्छा, ये हमारे पास फिर दूसरा गोल है जेनेरिक गोल 3। उसमें हमारे पास है इंस्टीट्यूशनलाइज अ डिफाइंड प्रोसेस, ठीक है, मैनेज प्रोसेस, और ये डिफाइंड प्रोसेस है। एस्टेब्लिश ये हमारे पास सब एक्टिविटीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। एस्टेब्लिश क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रोसेस, स्टेबलाइज प्रोसेस सब प्रोसेस परफॉर्मेंस, इंस्टीट्यूशनलाइज एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस। ये हमारे पास थर्ड जेनेरिक गोल है। उसके अंदर जेनेरिक प्रैक्टिस 1 है, इंश्योर कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, करेक्ट रूट काज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है।
अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि रीड द CMMI document thoroughly and identify the specific goals and specific practices corresponding to each of the 8 process area defined by CMMI for the software project. CMMI ने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए जो एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं वो 8 एक्टिविटीज़ हैं, 16 हैं लेकिन उनको फिर उन्होंने बाद में 8 किया हुआ है, वो दो को कंबाइन करके। तो 8 जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की CMMI एक्टिविटीज़ हैं उनके अगेंस्ट आपने क्या करना है, स्पेसिफिक गोल फाइंड करना है। क्या स्पेसिफिक गोल्स, उसके साथ आपने क्या करना है, स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी आपने एनालाइज करके मुझे ईमेल करने हैं ताकि मैं एवेल्युएट कर सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।